रिकॉर्डिंग इज एक्टिव नाउ। तो शुरू करते हैं जी आज की क्लास। लेट मी शेयर द बुक विद यू। नोटिफिकेशन तो आपने ये देख ही लिया होगा, जिसमें आपको पता होगा कि यूईटी से ये 7 जनवरी को आया था और 17 और 20 इन दो सेशंस को भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन एडिशन टू 19। तो जो 17 सेशन है और 2020 है, इनकी क्लासेस 29 जनवरी तक आपकी कंटिन्यू रहेंगी, 3 वीक्स मोर। ओके जी। तो आ जाते हैं हमारे जो लीडरशिप का पोर्शन है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डॉक्टर हसन अली जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। तो इस कोर्स का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, और तकरीबन 30 to 35% इसमें पोर्शन है लीडरशिप का, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट ने MS टीम्स पे पोस्ट किया था क्वेश्चन, आई थिंक अनीला ने, कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या सिलेबस होगा। तो वो आप रिस्पेक्टिव टीचर से ही कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन कैंपस। ऑब्वियसली आपके आके साइकोमोटर एवेल्युएशन वीक भी है, उसमें भी आप उनसे कांटेक्ट करके तो अपनी क्यूरीज डायरेक्ट कर सकते हैं। जो लीडरशिप के पोर्शन की क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया था ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, मिड टर्म का भी और फाइनल टर्म का भी। जो टॉपिक्स हमने इस लीडरशिप की जितनी हमारी सीटिंग्स हुई हैं उसमें जो कवर किया है उसी में से ही आपका एग्ज़ाम होगा। और जो चैप्टर्स थे वो मैंने मिड टर्म के और फाइनल टर्म के स्पेसिफाई कर दिए थे। आपके ग्रुप पे वो सिलेबस टेक्स्ट फाइल अपलोडेड है, आप उसमें देख सकते हैं। अभी भी मैंने शेयर की थी क्लास के शुरू में। तो सिलेबस वही रहेगा आपका। तो शुरू करते हैं जी। लीडरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशंस। तो पहले इसमें कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन है। देयर हैज़ बीन नो शॉर्टेज ऑफ डेफिनेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कंटेक्चुअल टर्म है, साइंटिफिक टर्म तो है नहीं, इसकी बहुत सी ढेर सारी डेफिनेशंस मिलती हैं। लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो राइटर ने यहाँ पे रेफरेंस के साथ दी हुई है। बुक के आखिर में रेफरेंसेस भी हैं, अगर आप में से कोई मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहे तो इन रेफरेंसेस को गूगल स्कॉलर से पढ़ सकते हैं। वी कैन डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट देन एज अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी, जो आपकी एक पार्टी होती है, वो ये सोचे परसीव्स दैट अनदर पार्टी हैज़ और इज़ अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट पार्टी ए केयर्स अबाउट। यानी कि जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट अकेले पर्सन के साथ तो होगा नहीं, या अकेली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जब दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और एक एंटिटी या एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखे कि वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इधर आप किताब पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा, बेसिकली इट इज़ अ परसेप्शन। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ परसेप्शन। अगर कॉन्फ्लिक्ट की परसेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अ सिचुएशन ऑफ नो कॉन्फ्लिक्ट। और ये आइडियल वर्ल्ड होता है, और ऐसा यूजुअली होता नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, आप कहीं पर भी इंसानों को इकट्ठा करें या किसी भी लिविंग बींग्स को, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इमर्ज हो जाता है। एनीवेज जी, हम इसको टेक्निकल इसमें ओवरव्यू करेंगे और फिर इसको लीडरशिप की पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। सो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट एक परसेप्शन है जब दो एंटिटीज़ में से कोई एक एंटिटी या दोनों ही ये परसीव करें कि दूसरी जो एंटिटी या पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन है वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, या ऐसी चीज़ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप केयर करते हो। तो अब है ट्रांजिशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांजिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि किस तरह की थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। डिफ्रेंशिएशन अमंग ट्रेडिशनल, इंटरेक्शनिस्ट एंड मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट व्यूज ऑफ थॉट। 3 तरह की थ्योरीज हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड के अंदर, इदारों के अंदर जहाँ पे आपको लीडरशिप परफॉर्म करनी होती है। वन स्कूल ऑफ थॉट हैज़ आर्ग्यूड दैट कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड। एक that is, it indicates a malfunctioning within the group. We call this the traditional view. जो सबसे पुरानी थ्योरी हमें मिलती है कॉन्फ्लिक्ट में वो है जी ट्रेडिशनल व्यू। इसे क्लासिकल व्यू भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, जो इस चैप्टर के आखिर में रेफरेंसेस दिए हुए उनको आप पढ़ेंगे तो इसे क्लासिकल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है।
और इसे ट्रेडिशनल व्यू का नाम भी दिया गया है। और ये ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि 1930s और 1940s के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था इनकी थ्योरीज। और ये परसीव करते थे कि हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गलत है और ये किसी ग्रुप के अंदर मैल फंक्शनिंग का बायस बनता है, जिससे आपके इदारे की परफॉर्मेंस नीचे जाती है। Another perspective proposes not only that conflict can be a positive force in a group, but that some conflict is absolutely necessary for a group to perform effectively. We label this the interactionist view. अब ये दूसरा ग्रुप जो है ये इमर्ज हुआ था 1950s से लेके और अभी तक भी एग्जिस्ट करता है। जो इंटरेक्शनिस्ट व्यू है वो ये बोलते हैं कि ऐसा ग्रुप किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इट मींस कि दे डू नॉट एक्सेल। ये नेगेटिव फैक्टर होगा किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस में अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इनका ये मानना है इंटरेक्शनिस्ट व्यू स्कूल ऑफ थॉट का कि देयर मस्ट बी सम कॉन्फ्लिक्ट, आपके एब्सोल्युटली नेसेसरी है। और जो इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं वो इवन अगर कोई आइडिया कंपनी में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर कोई आइडिया फ्लोट होता है तो लीडर ऑफ द ग्रुप या मैनेजर ऑफ द ग्रुप ये टास्क असाइन करता है कि जो आपकी टीम है उसको 2 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके कि आप डिफरेंट आइडिया लेकर आएँ। जो आइडिया फ्लोट किया है इदारे ने या लीडर ने उसको डिफर करें। इसके अलावा ये डिफेंस सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है इंटरेक्शनिस्ट व्यू, जिसमें जिस तरह से आपने वॉर गेम्स का नाम सुना होगा कि आप एक प्लान का काउंटर प्लान लेकर आएँ, आप उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। तो मैनेजरियल ट्रेनिंग के अंदर, लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर भी इंटरेक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का काफ़ी इस्तेमाल है कि आप एक आइडिया फ्लोट करते हैं और दूसरी जो आपकी टीम होती है उसको इनकरेज करते हैं कि आप इसका काउंटर लेकर आओ। और कौन जो है वो आपके ग्रुप में सबसे बेहतरीन काउंटर आइडिया जो है वो लेकर आता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। सो ये ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, वॉर गेम्स में भी इंटरेक्शनिस्ट व्यू का इस्तेमाल है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। तीसरा जो हमारे पास इसमें ट्रांजिशन है कॉन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन में, वो कहलाती है मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू। ये क्या होती है जी? Recent research argues that instead of encouraging good or discouraging bad conflict, it's more important to resolve naturally occurring conflicts productively. ये जो ग्रुप है मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू, ये कहता है कि ना तो आप कॉन्फ्लिक्ट को बुरा समझें, कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है ना तो इस बात को बुरा समझें और ना ही नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को बुरा समझें। यानी कि आप नेचुरली बिहेव करें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है तो लीडरशिप और मैनेजमेंट का काम है कि उसको पीसफुली रिजॉल्व कर दे। ठीक है, ये कहलाता है मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू। और अभी जो आज का लेक्चर है इसमें हम ये पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, 1/3 जो है वो आज करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो इस आज की क्लास के आखिर में आप देखेंगे कि ये जो मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू है इसको आजकल ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के कंक्लूजन में इसको हम जाके देखेंगे। यानी कि वो 2 एक्सट्रीम के ग्रुप्स हैं। ट्रेडिशनल तो अब एग्जिस्ट नहीं करता जो कहता था कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी ने लीडर की या मैनेजर की आइडिया से काउंटर आइडिया पेश किया है तो ये बहुत गलत समझा जाता था और उसको फोर्सफुली जो है मैनेजेरियल पावर या लीडरशिप पावर से उसे टैकल किया जाता था। तो ये व्यू ना सिर्फ इदारों में था बल्कि हुकूमत को चलाने में गवर्नमेंट स्टाइल्स के अंदर भी यही व्यू कार फरमा था। आपने देखा होगा कि 30s 40s के अंदर ही दुनिया में एम्पायर्स जो हैं ज़्यादातर ख़त्म हुई हैं। उससे पहले जापानीज़ एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर आधी से ज़्यादा दुनिया पे जो है ये मौजूद थे। इंडिया में भी प्रिंसली स्टेट्स थी। दुनिया तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर रशिया में भी ज़ारे रूस, आपको हर तरफ एम्पायर्स नज़र आती थी। और वही जो हुकूमत का स्टाइल है वो बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता था। के अंदर भी आप ईस्ट इंडिया कंपनी देख लीजिए, बहुत सी बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज जो हैं वो कॉलोनियल कंपनीज थी, क्योंकि अफ्रीका और एशिया का तकरीबन हिस्सा कॉलोनियल पावर्स के अंडर था। वो चाहे ब्रिटिश राज हो या जापानीज एम्पायर हो या ज़ार रूस यानी कि रशिया के अंडर जो है लोग हों, या इवन ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया, उसके अंदर भी जो एम्परर डिक्री होती है वो फॉलो होती थी और एम्परर ने ही
स्टेट ओन्ड या स्टेट कॉपरेटेड कंपनीज होती थी जो कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट पे काम करती थी, और उसमें नो जो है उसको नहीं अच्छा तस्वर किया जाता था। और यही अगर आप देखें तो आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे रेड टेपिज्म का नाम दिया जाता है, उसमें भी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट ममालिक में, ज़्यादातर कॉलोनियल स्टेट्स में ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही रह गया है, जो कि ट्रेडिशनल व्यू को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी ट्रेडिशनल व्यू का नामो निशान नहीं मौजूद। सो अगर किसी ने ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट या लीडरशिप देखना है तो वो एब्सोल्यूट एम्पायर्स में, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, कीनिया, सोमालिया, लीबिया, इन ममालिक में जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल व्यू अभी भी नज़र आएगा मैनेज कॉन्फ्लिक्ट का। तो बाकी कॉरपोरेट सेक्टर में या बिजनेस में इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे या तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू चल रहा है और या फिर मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आज की लेक्चर के आखिर में आप इस चीज़ को देखोगे कि ट्रेडिशनल व्यू एक एक्सट्रीम पे है और इंटरेक्शनिस्ट व्यू एक दूसरी एक्सट्रीम पर है। तो जो मिडिल ग्राउंड है वो है मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू, जो कि इम्पार्शल होके चलता है। ना तो कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है उससे बुरा समझा जाता है, और ना ही नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को बुरा समझा जाता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको पीसफुली रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये जो तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये कहलाते हैं जो आपकी ट्रांजिशन है कॉन्फ्लिक्ट थॉट के अंदर। ये एक्चुअली कोई थ्योरीज नहीं है, ये जो ट्रेंड्स फॉलो हुए हैं गुज़िश्ता सदी में और 120 सालों में, उसको समराइज किया गया है। यानी कि ये कोई राइटर ने थ्योरीज नहीं पेश की, जैसे पिछले चैप्टर्स में आपने काफ़ी सारी लीडरशिप की थ्योरीज भी देखी होंगी। ये एक्चुअली उसने हिस्टोरिकल समराइज किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप स्टाइल्स थे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट वो किस तरह से रहे हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से होती रही है। शुरू में ट्रेडिशनल व्यू था, क्लासिकल व्यू था, और उसमें जो है वो नो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा समझा जाता था। फिर उसके ऑपोजिट आ गया इंटरेक्शनिस्ट व्यू, जब डेमोक्रेसी जो है वो न्यूली फ्लॉरिश की पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें इंटरेक्शनिस्ट व्यू को बहुत अहमियत मिली, और अभी वापस आप मिडिल ग्राउंड पे आ गए जिसे मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट व्यू का नाम दिया जाता है। तो हम तीनों को वन बाय वन आज की क्लास में हम इन तीनों को देखेंगे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीडरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। जैसा कि मैंने वो का ग्रुप है उस पर भी पोस्ट किया था। तो हम कॉन्फ्लिक्ट को आज देखेंगे, और बाकी ये चैप्टर जो है वो अगली क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे। तो आगे चलते हैं जी। अब इसने वन बाय वन ये तीनों जो हैं व्यूज कॉन्फ्लिक्ट के ये डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो पहले आपका ट्रेडिशनल व्यू आ गया, जिसे अक्सर जगह पे क्लासिकल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे लिखा हुआ है, और किसी किसी जगह पे इसे ट्रांजिशनल व्यू लिखा हुआ है। यानी कि कुछ टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिशन थी, इब्तदा थी, और वो सिर्फ इंटरेक्शनिस्ट और मैनेज्ड व्यू को ही कॉन्फ्लिक्ट के दो पार्ट मानते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें ट्रेडिशनल व्यू को भी ट्रांजिशन में एक हिस्सा दे दिया गया है। तो कुछ टेक्स्ट में ये क्लासिकल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और कुछ टेक्स्ट में इवन ये ट्रांजिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि इब्तदाई दौर बिजनेसेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आप इससे पीछे चले जाएं तो कॉन्फ्लिक्ट वाज नेवर कंसीडर्ड गुड, क्योंकि जो बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। इनकॉर्पोरेटेड होना यानी किसी रजिस्ट्रेशन फर्म से एम्पायर के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर रजिस्टर होती थी। उससे पहले तो प्राइवेट ओनरशिप होती थी पूरे बिजनेस की, कि एक शख्स का बिजनेस है। स्लेवरी भी उससे पहले आप देखें अलाउ थी 17th-18th सेंचुरी के अंदर। उसने स्लेव्स रखे हुए हैं हार्ड लेबर के लिए, और कुछ लोगों को उजरत पे हायर किया हुआ है। एंड वन पर्सन और अ फैमिली इज द बॉस ऑफ द बिजनेस बाय द एम्परर डिक्री। तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट का तस्वर भी नहीं था। तो दोज वर रिगार्डेड एज मेडिवल टाइम्स इन वेस्ट, और हमारे जो ईस्ट के अंदर तो until the early 20th century, until the collapse of Ottoman Empire, इसी तरह का ही बिजनेस कल्चर प्रिवेल करता था। तो इसी वजह से ये जो ट्रांजिशन है इट स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड अबाउट 1930s। तो कुछ टेक्स्ट में क्लासिकल और कुछ में आप इसे ट्रांजिशनल व्यू के नाम से पढ़ सकते हैं।
जो कि इसके आखिर में वो रेफरेंसेस भी दिए हों। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं जी। काफ़ी तो हमने डिस्कस कर लिया है। कॉन्फ्लिक्ट वॉज viewed in traditional school of thought as negativity and discussed with such terms as violence, destruction, and irrationality to reinforce its negative connotation. अब जाहिर है वो अर्ली टाइम था, उसमें हर कॉन्फ्लिक्ट बैड था। तो जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में आकर होती है, चेन ऑफ कमांड को वायलेट करती है, तो उसको वायलेंस बोला जाता था, या डिस्ट्रक्शन, या इरेशनैलिटी के जो टॉप मैनेजमेंट ने आपको पॉलिसी दी है, जो लोअर कैडर में चेन ऑफ कमांड में यही है कि उसको फॉलो करें, whether it is good or bad for the organization, but one has to follow it. और अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसे नेगेटिव समझा जाता था। This traditional view of conflict was consistent with attitudes and group behavior। और फिर आपकी ट्रेनिंग भी कुछ ऐसी की जाती थी कि आपका जो बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का, मिडल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर या लेबर्स हैं, उनको कमांड्स, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती थी। दे कांट रेज ऑब्जेक्शन। अभी तो ये आपको हायरार्की मिलती है यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर, जहाँ पे आप अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो योर कमांडर। ठीक है, इसी तरह से ही चेन ऑफ कमांड हर मुल्क में फॉलो होती है। अगर ऐसा ना हो तो नो बॉडी वुड रिस्क हिज और हर लाइफ फॉर द कॉज जिसकी बिगर पिक्चर उसको समझ नहीं आ सकती है, समझ में नहीं है। सो ये प्रिवेल था सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, ट्रेडिशनल व्यू में। और इसने देखें टाइमलाइन भी दी है। The traditional view was consistent with attitudes about group behavior that prevailed mostly in the 1930s and 40s. Conflict was regarded as dysfunctional, ठीक है, और नतीजा क्यों होता था ये, इसे पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ओपननेस या लैक ऑफ ट्रस्ट समझा जाता था, और हर कॉन्फ्लिक्ट को डिसफंक्शनल जो है वो रिगार्ड किया जाता था। और एंड द फेलियर ऑफ मैनेजर्स, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो उससे फेलियर ऑफ मैनेजमेंट समझा जाता था। अभी भी जहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू फॉलो हो रहा है, जैसा कि एब्सोल्यूट एम्पायर्स, जो कि दुनिया में बहुत कम ही आपको नजर आती हैं, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, या जो ब्यूरोक्रेसी है कॉलोनियल वर्ल्ड में, वहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू प्रिवेल करता है। और अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है तो ये चीज़ जो है वो मैनेजर की नाकामी को समझा जाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ मैनेजर्स जो है वो रिगार्ड किया जाता था पहले, और अभी जहाँ है मौजूद है ट्रेडिशनल व्यू, वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उससे जो टॉप मैनेजमेंट है या जो गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की जो सीईओ है, उसको एज फेलियर ऑफ मैनेजर और लीडर कंसीडर करता है। To be responsive to the needs and aspiration of their employees, we need merely direct our attention to the causes of conflict and correct those malfunctions to improve group and organizational performance। तो इसमें हल क्या होता था ट्रेडिशनल व्यू में? कॉन्फ्लिक्ट को तो आपने बुरा समझा है, लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है तो उसको बाय फोर्स तब ठीक किया जाता था। और अगर वो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तो मैनेजर ही चेंज कर दिया जाता था। जो लीडर है ग्रुप का, टीम का, किसी प्लांट का, किसी इदारे का, उसको तब्दील कर दिया जाता था, ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या कंपनी की रेट जो है या कंपनी की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा सके। तो फोर्स का इस्तेमाल, और अगर फोर्स का इस्तेमाल सक्सेसफुल ना हो तो चेंज ऑफ कमांड वो की जाती थी, ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको स्नप किया जा सके। इसकी मौजूदा एग्जांपल्स आपको मिसाल में समझाने के लिए दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर अभी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे आज भी बुरा समझा जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम्स में सिंगापुर में कोई यूनाइटेड स्टेट का जो वॉरशिप था वो वहाँ पे स्टेशन था, और उसके जो कमांडर था उसने कोई हेल्प मांगी कि इसको वापस जो वॉरशिप है इसे होम बुला लिया जाए ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। तो उस लीडर को चेंज कर दिया गया बाय द पेंटागन, और वो आपने शायद मीडिया पे सुना भी होगा, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो एडमिरल का, उसको चेंज कर दिया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और उसकी अच्छी खासी जो है वो रीज़न क्या थी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। उसको ऑर्डर्स थे कि कीप द मैन एट सिंगापुर और सम एशियन कंट्री में वॉरशिप था वहीं पे उनको मेंटेन रखें, और शिप को भी वॉर पेट्रोलिंग पे रखें। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ,
उसने बोला कि नहीं कोविड की वजह से इनको रिलीफ मिलना चाहिए, वापस बुलाया जाना चाहिए, तो इस पे उसको फेलियर ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर किया गया और उसे चेंज कर दिया गया। सिविल में ऐसा नहीं होता। सिविल में आप देखें कि यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ है या फैक्ट्रीज़ हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते रहे हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उनसे निगोशिएशन करती हैं। आपको ये तो नहीं नज़र आया कि फैक्ट्रीज़ वालों ने हड़ताल की तो किसी मुल्क में जो आपका कॉमर्स मिनिस्टर है उसे तब्दील कर दिया गया हो, या स्कूल्स वालों ने इस पे एहतजाज किया कि क्यों बंद हो रहे हैं तो आपका स्कूल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया हो। इट डिडंट हैपन। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शनिस्ट व्यू चल रहा है या मैनेज्ड व्यू चल रहा है सिविल गवर्नमेंट में, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में, बट सेम इज़ नॉट ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म सर्विस। सो ये ट्रेडिशनल व्यू प्रवेल करता था सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, तमाम बिजनेसेस में 1930s और 40s में, कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज रिगार्डेड एज डिसफंक्शनल, और अगर सिचुएशन प्रिवेल होती थी तो मैनेजमेंट फेलियर है, बाय फोर्स उसे आप स्नैप करते थे या फिर लीडर चेंज करते थे। तो अभी ये सिर्फ व्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस में। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट भी आ गया और उसमें रेमेडी भी आ गई कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ है तो मैनेज कैसे होगा। ठीक है, दोनों बातें इसमें कवर अप हो गई। तो अभी ये आटे में नमक के बराबर है दुनिया के हिसाब से, जो दुनिया में बिजनेस हो रहा है उसमें आटे में नमक के हिसाब से है, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त कैपिटलिस्ट का वर्ल्ड है। जो आपकी कम्युनिज्म थी वो ब्रेक हो गई 89 में रशिया के साथ, जिसमें सब कुछ स्टेट ओन्ड होता था और उसमें ट्रेडिशनल व्यू था मोस्टली। लेकिन अभी आप दुनिया में, तमाम दुनिया में आप माशी निज़ाम देखें वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। इवन चाइना को भी आप देख लें, उसमें बेशक स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं लेकिन वो प्रैक्टिसेस मॉडर्न मैनेजमेंट की फॉलो करते हैं। इसमें चाइना की भी एक केस स्टडी आएगी आगे। तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरेक्शनिस्ट व्यू का या मैनेज्ड व्यू का हो रहा है। वहाँ पर भी ट्रेडिशनल व्यू नहीं है, क्योंकि उसके साथ आप ट्रेडिशनल व्यू कोलैप्स्ड, एम्पायर्स कोलैप्स्ड एंड कम्युनिज्म कोलैप्स। कम्युनिज्म में भी ट्रेडिशनल व्यू था, उनकी सारी जो कंपनीज थी वो भी उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन अभी जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है ये इस वक्त प्रिवेल कर रहा है और ये इंटरेक्शनिस्ट व्यू या मैनेज्ड व्यू के ऊपर काम कर रहा है इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओके जी, पार्ट 2 पे आ जाते हैं ट्रांजिशन के अंदर, और ये अभी भी इफेक्टिव है इंटरेक्शनिस्ट व्यू। द इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट encourages conflict on the grounds that a harmonious, peaceful, tranquil, and cooperative group is prone to becoming static, apathetic, and unresponsive to the needs for change and innovation. ये व्यू ये कहता है कि जहाँ पे नो कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा ग्रुप जो है वो स्टैटिक है, वो लेस परफॉर्मिंग है, और वो डायनामिक नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। तो मेजर contribution of this view is recognizing that a minimal level of conflict can help keep a group viable, self-critical and creative. तो ये बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। The interactionist view does not propose that all conflicts are good. हावेवर ये इतनी एक्सट्रीम पे नहीं है कि हर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो, बल्कि वो कहते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड। और अब ये किस तरह से, वो कौन सा बेंचमार्क होगा जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल या अच्छा है और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट डिसफंक्शनल या बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है। उसके लिए इन्होंने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन किए इंटरेक्शनिस्ट व्यू में। 3 टाइप्स ये नीचे दी हुई हैं, अगर आप इन पे गौर करें। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। हम वन बाय वन तीनों को देखते हैं। तो पहले इंटरेक्शनिस्ट व्यू की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, वो तो हम देख ही चुके हैं कि किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट का होना ज़रूरी है किसी टीम में, अदरवाइज वो टीम अच्छी रिगार्ड नहीं होगी। लेकिन ये भी नहीं बोलते कि सारे कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं। दे से फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड। अब हम जो आगे 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं ये बेंचमार्क है। ये 3 टाइप्स किस चीज़ का बेंचमार्क है जो ये डिसाइड करेगा कि विच कॉन्फ्लिक्ट इज फंक्शनल एंड विच कॉन्फ्लिक्ट इज डिसफंक्शनल। तो देखें, पहले है इसमें टास्क कॉन्फ्लिक्ट। इट, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इट रिलेट्स टू द कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। आपके इदारे के माइलस्टोन्स क्या हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट देती है कि आपके इदारे के गोल्स क्या हैं और उन गोल के कंटेंट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे गोल है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री करना है 2030 तक, या पाकिस्तान से ट्यूबरकुलोसिस को 2030 तक ख़त्म करना है। अब ये कैसे अचीव होगा, ये इसके कंटेंट होंगे
कि वैक्सीनेशन फॉलो करनी है जिसे रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट फॉलो करेगा, और एडमिनिस्टर कौन करेंगे जी, लेडी हेल्थ वर्कर्स, एंड स्कूल टीचिंग का जो महकमा है वो ये कतरे जो है पोलियो के पिलाएगा। इसी तरह टीबी के अंदर अवेयरनेस है आपने पैदा करनी। तो ये क्या है, ये है गोल एंड कंटेंट। इसी तरह अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं बैट्स, तो दे विश के जो है आईसीसी को किसी 2 कंट्रीज को आपने अगले 10 साल में ये बैट्स एक्सपोर्ट करने, तो वो कैसे अचीव होगा, वो उसके कंटेंट्स हो जाते हैं। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू गोल्स एंड कंटेंट्स ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ कंट्री, ऑफ एन एनजीओ, एनी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है जी टाइप रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या है जी, इसके नाम से जाहिर है, फोकस इज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो एम्प्लॉयज़ के आपस में रिलेशनशिप से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, या जैसे आप क्लास में किसी का कोई बैड निकनेम रख देते हैं और वो काफ़ी चिढ़ता है उससे, आपने कोई बुरा निकनेम रख दिया, तो हर क्लास में होता है किसी ना किसी बच्चों का, और जिससे क्लास ने जब उसे चिढ़ाना होता है तो उसको उस खास निक से बुलाते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है आपका पर्सनालिटी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से आप दूसरे को लाइक नहीं करते, वो या कोई समझता है कि मुझे नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं इसकी बातें, तो आपका वो कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ये दूसरी टाइप हो गई जी, ये डेफिनेटली गलती होगी लग रहा है कि इदारे के लिए। तीसरी है आपके पास प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या चीज़ है, रिलेट्स टू हाउ द वर्क गेट्स डन। अब टास्क कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो गोल के कंटेंट्स दिए होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाए, ये बोलते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। गोल हो गया, गोल को अचीव कैसे करना है, गोल के कंटेंट बन गए। अब हर कंटेंट के आगे एक प्रोसेस है। आपने अगर वैक्सीनेशन स्कूल टीचिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए और लेडी हेल्थ वर्कर के ज़रिए एडमिनिस्टर करनी है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा जी, इसका इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। इसका प्रोसेस ऑब्वियसली हो सकता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, आप डेप्यूटी कमिश्नर से रब्ता करेंगे, उनसे नोटिस लेंगे, छुट्टियों का वेट करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर के ज़रिए आपने जो एडमिनिस्टर करना है, तो आपने वैक्सीनेशन कहीं से एक्वायर भी करनी है, उसके लिए टेंडर देना है, कहीं से परचेज़ करनी है। अब किस कंट्री से परचेज़ करनी है, बिडिंग प्रोसेस कैसे करना है, और किस तरह से ट्रांसपोर्ट करनी है, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रोसेसेस हो गए। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स to the how the work could be done. Studies demonstrate the relationship conflicts are almost always dysfunctional. जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा आपके इदारे को नीचे लेके जाएंगे। तो ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कभी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेक्शनिस्ट व्यू वाले भी किसको फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल वालों को, कि उसको स्नब करेंगे, और अगर ये अगर हो रहा है तो वो जो लीडर है उसकी फेलियर है कि वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहा। और unfortunately, managers spend a lot of effort resolving personality conflicts. अब 18% टाइम, ये रेफरेंस 6 में इस राइटर ने बताया हुआ है, छठे रेफरेंस में 18% टाइम जो है ना वो मैनेजर्स का रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में चलता है। कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी, यानी बिजनेसेस के अंदर भी एक मैनेजर जो है या लीडर जो है उसका 80-82% टाइम किसी और कामों में गुजरेगा, 18% वो अपनी टीम के इंटरपर्सनल या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में गुजारता है। तो किसी लीडर की या मैनेजर की आप देखें 18% जो उसका, अगर उसने हफ्ते में से 100 घंटे काम करना है, तो उसके 18 घंटे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए गुजरेंगे अपनी टीम के। तो ये पार्ट ऑफ इट्स जॉब है, और अच्छी खासी परसेंटेज है उसकी जॉब की। तो इसीलिए इसको किसी लीडरशिप को या मैनेजर को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नॉलेज होना, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वो आगे आ रहा है निगोसिएशन, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ये एक बहुत नेसेसरी स्किल है किसी भी मैनेजर या लीडर के लिए। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरेक्शनिस्ट व्यू है, उसमें भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को बैड तस्वर किया जाएगा, और अगर वो नहीं कर सकेगा तो उसकी जो ऊपर की मैनेजमेंट है वो यही समझेगी कि ये फेलियर ऑफ अ मैनेजर है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कि ये डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स को वॉच डाउन नहीं कर सकता, हार्मोनाइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो ये हम टॉपिक लीडरशिप के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट की पहले टाइप्स और उसकी थ्योरीज हैं इस चैप्टर में, और फिर आगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी निगोसिएशन का प्रोसेस है, उसमें पूरा 5 स्टेज मॉडल है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ओके जी, अब इसमें जहाँ तक मैनेजर का ताल्लुक है, वो तो इन थ्योरीज को पढ़ के
अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकता है, लेकिन लीडरशिप आपको पता है, आप ऊपर पहले पढ़ के आए हो कि उसकी अपनी बियॉन्ड पेपर पावर से हट के उसकी अपनी पर्सनल स्किल्स होती हैं, कैरिस्मेटिक पावर होती हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं, उसने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई होती है, जिससे डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी एक लीडरशिप का रोल जो है वो मैनेजर से कहीं ज़्यादा हावी हो जाता है। आगे चलते हैं जी। तो ओके, ये 18% टाइम की गुजरता है उसमें। इन कंट्रास्ट लो लेवल ऑफ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी फंक्शनल टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो आपके पास प्रोसेस और टास्क, जो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है उसे लो होना चाहिए यूजुअली, और जो आपके पास लो से मॉडरेट है वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। यानी कंटेंट्स में आप मॉडरेट लेवल तक कॉन्फ्लिक्ट करें, अच्छा है, लेकिन अगर प्रोसेस के अंदर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि टेंडर किसको देना है हर लेवल पे, तो उससे आपका प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाएगा, और टाइम इज़ मनी, जितना डिले होगा उतना आप प्रॉफिट जो है वो लूज़ करेंगे। और अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो लोगों तक सर्विस की डिलीवरी में डिले होगा और आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकेंगे। तो जो जो प्रोसेस है उसमें लो लेवल के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होने चाहिए। हाँ, अलबत्ता जब कंटेंट्स डिसाइड हो रहे हैं या गोल्स जब बन रहे हैं तब मॉडरेट लेवल तक आप जा सकते हैं। ये इसने देखें चाइना की केस स्टडी दी है जो मैं बता रहा था, वहाँ पे भी इंटरेक्शनिस्ट व्यू फॉलो हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का। मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कंट्री इस वक्त वो बनी हुई है। वन स्टडी इन चाइना फाउंड दैट मॉडरेट लेवल्स ऑफ टास्क कॉन्फ्लिक्ट in the early development stage could increase creativity in groups, but high levels of task conflict decrease team performance. टास्क कॉन्फ्लिक्ट में भी हाई लेवल के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर आपकी इदारे के अंदर दो पार्टीज बन जाएंगी और वो फिर वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसलेट हो जाएंगे इवेंचुअली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में, जिससे सारा का सारा प्रोजेक्ट फेलियर का शिकार हो सकता है। Task conflicts were unrelated to performance once the group was in the later stages. और ये देखें इसने रेफरेंस भी दिया हुआ है, रेफरेंस 8 में इसने ये वहाँ से ये केस स्टडी उठाई है। इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स अबाउट हु शुड डू व्हाट बिकम डिसफंक्शनल व्हेन दे क्रिएट। जो इंटेंस आर्ग्यूमेंट है वो भी बुरा, आप इजहार राय कर सकते हैं लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये चाहे टास्क हो चाहे प्रोसेस हो, वो ट्रांसलेट हो जाएगा रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में और फिर आपकी टीम जो है नीचे आ जाएगी। तो जो लीडर है या मैनेजर है उसने ये देखना है अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने मीटिंग रीशेड्यूल कर दें। वो हम रेजोल्यूशन टेक्निक्स में देखेंगे निगोसिएशन में। आप मीटिंग रीशेड्यूल कर दें या उस वक्त आपकी इनपुट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लीडर की या मैनेजर की, जहाँ इंटेंस या हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, आप सबॉर्डिनेट्स को खामोश करा दें और अपनी इनपुट उसमें देके, तो उसको रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बनने से बचाना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजर की इनपुट जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो इसने यहाँ पे 3 तरह के ट्रांजिशंस बताए हैं, इसमें ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन है बल्कि एग्जांपल्स के साथ इसने थोड़ा सा ये भी गाइड किया कि इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर में बड़ी डिटेल से सोल्यूशन पे डिस्कशन है जब हम निगोशिएशन की बात करेंगे। ग्रुप्स परफॉर्मिंग रूटीन टास्क दैट डोंट रिक्वायर क्रिएटिविटी वॉन्ट बेनिफिट फ्रॉम टास्क कॉन्फ्लिक्ट। ये बड़ी अहम चीज़ है। ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग में नहीं होते वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होना चाहिए। आज के दौर में भी यही माना जाता है। यानी कि जो लेबर है फर्स्ट लाइन मैनेजर से नीचे हैं, असेंबली लाइन वर्कर है, पेंट वाले ने पेंट करना है, जॉब करनी है, आगे जिसने स्टेयरिंग वगैरह किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में फिक्स करना है उसने स्टेयरिंग फिक्स करना है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने आईसीज लगाने हैं उसने आईसीज लगाने हैं, जिसने मदरबोर्ड में सेल, उसका कोई पॉलिसी मेकिंग से काम नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्कर यूनियंस हैं उसको इंटरेक्शनिस्ट व्यू भी डिस्करेज करता है कि अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो वो डिसफंक्शनल होगा और आपके बिजनेस के लिए बहुत हार्मफुल होगा। अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए तो वो मैनेजमेंट में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो कि, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का क्या काम होता है, वो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और वो बड़ा लो होना चाहिए। यानी कि जो लोअर लेवल पे मैनेजमेंट है उसमें भी लो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, मॉडरेट पे गया तो आपका प्रोजेक्ट नुकसान का शिकार होगा। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, अब टास्क कौन डिस्कस करता है, गोल्स एंड कंटेंट्स, टॉप मैनेजमेंट। जो गोल्स हैं वो तो टॉप मैनेजमेंट नहीं देने हैं, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अब वो गोल्स को अचीव कैसे करना है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो हर गोल के ऊपर एक प्लान लेकर आती है। तो गोल्स में और गोल्स की कंटेंट्स में आप कॉन्फ्लिक्ट मॉडरेट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और ये कौन सी मैनेजमेंट होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजर्स। टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट यानी कि दूसरे अल्फाज में पिरामिड्स में किस लेवल पे जा सकते हैं? मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे। और ये कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होगा? ये आपका टास्क कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब ये आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इसमें कोई पिरामिड हो सकता है, इसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर और लेबर का डायग्राम बना हो सकता है, और फिर उसमें लिखा हो सकता है कि यहाँ पे मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट सही है कि नहीं। तो लो और मॉडरेट कॉन्फ्लिक्ट मिडल और टॉप मैनेजमेंट के लिए गुड है, क्योंकि ये कौन सी मैनेजमेंट है? जो आपकी टास्क के गोल्स में और उनके कंटेंट्स में इन्वॉल्व हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मॉडरेट, लो से मॉडरेट ओके। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने जो कंटेंट्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रोसेसेस डिज़ाइन करने होते हैं, तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट हमेशा लो होना चाहिए, यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और जो इससे नीचे कैटेगरी है लेबर, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ग्रुप्स परफॉर्मिंग रूटीन टास्क दैट डोंट रिक्वायर क्रिएटिविटी वॉन्ट बेनिफिट फ्रॉम टास्क कॉन्फ्लिक्ट। Task conflict is also related to these positive outcomes only when all members share the same goals and have high level of trust. आपके टास्क कॉन्फ्लिक्ट भी सिर्फ उस वक्त अच्छे होंगे जब आपकी टीम कोहेसिव होगी। उनमें कोहेसिव से मुराद है सबके गोल्स सेम होंगे। अगर आपकी डाइवर्सिटी है टीम के अंदर, मुख्तलिफ जियोग्राफी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी अपनी अपनी हेरिडिटी या बैकग्राउंड बड़ा मैटर करेगा। तो उस वक्त फिर आपको टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लो लेवल पे रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके एक पर्सन यूनाइटेड नेशंस है, अब उसमें इंडिया अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं उसे सेफ गार्ड करेगा, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल में भी देख लें रशिया और चाइना अपने इंटरेस्ट को करेंगे, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करेंगे। तो यहाँ पे लो लेवल का कॉन्फ्लिक्ट ऐसे जहाँ पे डाइवर्सिटी हो बहुत ज़्यादा, उधर टास्क कॉन्फ्लिक्ट भी लो लेवल के होने चाहिए। वहाँ पे मॉडरेट चले गए तो फिर आपका स्टॉल हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, वो कोई अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। तो इसने लिखा टास्क कॉन्फ्लिक्ट भी उस वक्त अच्छे आउटकम देते हैं जब सारे मेंबर्स सेम गोल को शेयर करें, उसमें इतनी डाइवर्सिटी ना हो और सबका एक ही एम हो और लेवल ऑफ ट्रस्ट भी सेम हो। तो जहाँ पे मुख्तलिफ जियोग्राफिकल कंट्री की डाइवर्सिटी आ जाती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन है। तो ये हो गया आपके पास कुछ एग्जांपल्स जो इंटरेक्शनिस्ट व्यू था। अच्छा, आगे इसने क्या किया है? रेजोल्यूशन फोकस्ड व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Researchers, including those who had strongly advocated the interactionist view, have begun to recognize some problems with encouraging conflict. अब जो ये 11 नंबर पे इसने ये रेफरेंस दिया हुआ है चैप्टर के आखिर में कि 1950 से लेके और 2000 तक, तकरीबन 2003-4 तक इंटरेक्शनिस्ट व्यू को काफ़ी इनकरेज किया जाता था। लेकिन अभी स्टडीज़ ने शो किया है, जो 2007 के अंदर दुनिया में स्लम आया था और वर्ल्ड वाइड जो है वो डाउन साइजिंग की थी ऑर्गेनाइजेशंस ने। 1930s के बाद आप डिप्रेशन देखें तो ऑयल की वजह से एक डिप्रेशन आया था 70s में, और उसके बाद 2006-7 के अंदर स्पेसिफिकली बहुत वर्स्ट जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स या इकोनॉमिक इनएक्टिविटी का टाइम आया था जिसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग हुई थी। तो वहाँ पे आप देखें कि रिकॉग्नाइज किया था लोगों ने कि इंटरेक्शनिस्ट व्यू के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए उसने। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट प्रोडक्टिव, दे टेक टाइम अवे। अब ये उसी रेफरेंस से आगे लिख रहा है, दे टेक टाइम अवे फ्रॉम जॉब टास्क, पहला नुकसान। इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स और हर्ट फीलिंग्स एंड एंगर ऑफन लिंगर टू रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। और ये ख़त्म नहीं हो जाते कॉन्फ्लिक्ट के, किसी मीटिंग में दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो उनके जहन में रह जाता है कि जी फलां ने मेरे आइडिया के अगेंस्ट बात की थी, तो वो फिर हमेशा उसे अपोज करेगा, चाहे इदारे का फ़ायदा हो ना हो। उनकी आपस में एक अपोजिंग जो है वो शुरू, बाज़ों का, नॉट ऑलवेज बट इट हैपेंड, और उस आपस की लड़ाई की वजह से कंपनी का काफ़ी नुकसान हो जाता है।
और देखें इसने लिखा सो देयरफॉर टास्क कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स एस्केलेट इनटू रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। ये अब इसने दूसरा रेफरेंस दिया, ये पिछले रेफरेंस से बात नहीं कर रहा, रेफरेंस 12 से, कि जब टास्क कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं और वो प्रोजेक्ट की मौत होती है, अगर वो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट में हो जाए तो वो फिर प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल बहुत मुश्किल से हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के और नुकसान क्या हैं जी? इससे स्ट्रेस पैदा होता है, विच में लीड टू पीपल बिकम मोर क्लोज माइंडेड एंड एडवर्सरी एरिया। आपकी एडवर्सरी हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां हो जाती हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स। ये केस स्टडीज दी हुई हैं रेफरेंस 14 में, अगर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहें। लॉन्गर टर्म स्टडीज शो दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस ट्रस्ट। अब ये जो गुज़िश्ता 50 साल 1950 से 2000 2003 तक 50 सालों में जो स्टडी हुई है इसमें, वो सब इस बात पे तो इत्तेफाक करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, फंक्शनल या डिसफंक्शनल, ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा विद इन द टीम, रिस्पेक्ट एक दूसरे की कम हो जाएगी, ग्रुप कोहिजन कम हो जाएगी, हर कोई अलग अलग काम करेगा, एज अ ग्रुप काम नहीं करेंगे लोग, विच रिड्यूसेस देयर लॉन्ग टाइम वायबिलिटी। और जब ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए तो फिर आप एज अ ग्रुप लंबे अरसे तक नहीं चल सकते हो, या आपकी परफॉर्मेंस बहुत जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, काफ़ी कम होती है आपके पोटेंशियल से। सो इसी तरह से ये भी देखा गया कि क्रॉस कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यूनाइटेड नेशंस की आपको एग्जांपल दी, उसमें इमोशंस और आइडेंटिटी का भी काफ़ी हिस्सा होता है, क्योंकि लोगों की बॉन्डिंग्स होती हैं अपनी आइडेंटिटी से, अपनी कंट्री से या रिलीजन से या कल्चर से, कस्टम से उनकी बॉन्डिंग होती है काफ़ी। तो ये भी काफ़ी इस ये रंग भी मिल सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को, जो कि जियोग्राफिकल या इमोशनल या रिलीजियस या कंट्री की बेस पे हो सकता है, और ये बड़ा जो है आपका डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो आपके लिए बुरा है, आपके बिजनेस के लिए, इदारे के लिए। अब ये सम अप कर रहा है, इन सम द ट्रेडिशनल व्यू वाज शॉर्ट साइटेड इन एज्यूमिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एलिमिनेटेड। यानी अब इसने सम अप किया राइटर ने, रॉबिन्स ये कह रहा है राइटर जिस बुक का, कि ट्रेडिशनल व्यू ने एक एक्सट्रीम लिया है शॉर्ट साइटेडनेस के, सारे कॉन्फ्लिक्ट बुरे होते हैं। इंटरेक्शनिस्ट व्यू ने दूसरी एक्सट्रीम ले ली, दैट द कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टिमुलेट एक्टिव डिस्कशन without taking into consideration its negative, disruptive and incompetency into account। यानी कि एक उस तरफ चला गया, एक उस तरफ। तो फिर एंड रिजल्ट क्या है जी? द मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट perspective does recognize that conflict is probably inevitable in most organizations and it focuses more on productive conflict resolution। So अभी लोग समझ रहे हैं जाकर कि जो मैनेज्ड व्यू है वही अच्छी चीज़ है। ना तो आप ये बोलें कि कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, ये भी एक्सट्रीम है, और ना ये बोलें कि कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो क्रिएट करें, ये भी गलत है। बल्कि मैनेज्ड व्यू को फोकस करें, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है तो उसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है? तो नेचुरली जो अकर होगा वो सही होगा। खुद से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना या कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट ना होने देना, दोनों बातें काउंटर प्रोडक्टिव हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, और बिजनेस के लिए, इदारे के लिए अच्छी नहीं है। तो जो मैनेज्ड व्यू है कि जो नेचुरली अकर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर हो जाता है ठीक है, आप दोनों की पार्टीज की राय सुन लें और फिर उसको रिजॉल्व कर दें कॉन्फ्लिक्ट को। ना तो खुद से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, और ना ही अगर कोई क्रिएट हो गया तो उसे बुरा समझना, उसे नेचुरल कंसीडर करते हुए उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। और ये इदारे के लिए बेस्ट तस्वर किया जा रहा है नाउ डेज, लाइक आफ्टर 2007 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देखी पहले, फिर हमने ट्रांजिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखा, जिसमें हमने देखा कि 3 स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेडिशनल, और आपके पास जो है इंटरेक्शनिस्ट, और फिर उसके बाद मैनेज्ड व्यू। और फिर हमने इंटरेक्शनिस्ट के अंदर देखा कि 3 तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं, और तीनों में फिर हमने ये देखा कि कब कहाँ कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेहतर होता है। और कंक्लूजन हमने इस बात पे किया कि मैनेज्ड व्यू जो है वो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है एज द मोस्ट डोमिनेटिंग स्कूल ऑफ थॉट इन द ट्रांजिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली आपने इसे ग्रैस्प कर दिया होगा। तो आप इसको, मैं आपकी
अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है कि बुक से कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन के चैप्टर से आपने जाके यहाँ तक, लेट मी टेल यू द पेज। देखिए हमने आज की क्लास में पेज 448 तक, बल्कि पेज 449 तक हमने जो है वो कवर अप किया। तो ये बुक से ज़रूर पढ़िएगा, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से लेके 4, 4, 6, 7, 8, 9, 4, 5 पेज जो हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। और अगर आपको इसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना है तो आप जो रेफरेंसेस दिए हैं 14 के करीब रेफरेंस कवर किए, उन्हें भी गूगल स्कॉलर पे ओपन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक का पढ़ लेना ही काफ़ी है इसको समझने के लिए, तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक को आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो नेक्स्ट वीक हमारी लेक्चर होगा उसमें आप आज के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहीं से इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और अपना सिलेबस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट मैंने आपकी डाउनलोड कर ली है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके जी, नो क्वेश्चन, सो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।